दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि अगर न्याय का मंदिर ही लूट का अड्डा बन जाए तो देश के लोग न्यायपालिका के ऊपर किस तरह से भरोसा करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों का अंबार मिला है, नोटों का पहाड़ मिला है, नोटों का खजाना मिला है। और ऐसे में हमारे आपके और इस देश के तमाम लोगों के दिलो दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतना पैसा आया कहाँ से, क्या उसका स्रोत रहा होगा, और फिर न्यायालय के अंदर न्याय की कुर्सी पर बैठ करके ये पैसों का खेल आखिर कैसे खेला जा रहा था, इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है। और जो व्यक्ति खुद इस कदर भ्रष्टाचारी हो, इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो फिर उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये जो पूरा घटना है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो पैसा मिला है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और किन किन लोगों ने क्या कहा है उसको भी मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। दरअसल ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई और फिर 8 अगस्त 1992 को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने वकालत की शुरुआत की। यानी कि 1992 में इनका शुरुआत हुआ इस देश की न्यायपालिका में, और फिर ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और चढ़ते चढ़ते अक्टूबर 2021 में इनको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके बाद 2021 यानी कि अक्टूबर 2021 से लेकर के और अभी तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में सेवारत थे। ये जो नोटों वाली घटना है, ये होली के आसपास की दरअसल घटना है। और ऐसा बताया जाता है कि जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है कि होली के आसपास ये अपने घर पर नहीं थे, दिल्ली में जो इनका आवास है, कहीं बाहर गए हुए थे, दिल्ली से बाहर या पता नहीं कहाँ गए हुए थे, और फिर इनके घर में आग लग जाती है। और फिर उसके बाद ये पता चलता है कि एक कमरा है इनके घर में, और उस कमरे के अंदर नोटों के बंडल मिले हैं। नोट कितने हैं इसको लेकर के कई तरीके की बातें की जा रही है। कोई बोल रहा है 15 करोड़ है, कोई बोल रहा है 20 करोड़ है, कोई 25 करोड़ है। तो कितना है उसको लेकर के हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमाउंट बहुत ही अधिक मिला हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर के तमाम तरीके की बातें की जा रही है। जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DK उपाध्याय, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया, हालांकि जो यशवंत वर्मा हैं इन्होंने अपनी पक्ष को अभी तक नहीं रखा, इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DK उपाध्याय, उन्होंने कहा है कि यह घटना हम सबके लिए बेहद ही दुखद है। हम प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। कपिल सिब्बल साहब ने भी इसकी आलोचना की है और इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन मज़ेदार चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है कि ये जब घटना सामने निकल करके आया कि इस तरह की चीज़ें हुई है, तो इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का जो कलेजियम है, उन लोगों ने कहा कि इनको यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हम लोग यहाँ से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज देंगे। यानी कि जहाँ से ये आए थे इनको वापस से वहीं पर भेज दिया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कह लीजिए, निर्देश कह लीजिए, इसको लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो संघ है, जो बार एसोसिएशन है, उन लोगों का ये कहना है कि इस तरीके का जो करप्ट व्यक्ति है उसको हम कैसे वेलकम कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि किसी को भी ला करके यहाँ पर फेंक दिया जाए। आप ये क्लिप को एक बार ज़रूर सुनिए और देखिए। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। एक मज़ेदार तथ्य और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ये बात चल रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने रुपये पैसे मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट और चल रहा है इसके समानांतर में, और वो स्टेटमेंट बेसिकली दिल्ली अग्निशमन सेवा के जो प्रमुख हैं अतुल गर्ग,
उनके तरफ से आया है। दैनिक भास्कर ने इसको रिपोर्ट भी किया है और उसमें ये चीज़ ये कह रहे हैं अतुल गर्ग साहब कि जब वहाँ पर आग बुझाने के लिए अग्निशमन के कर्मचारी गए थे तो आग बुझाने के दौरान उनको किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं मिला। आप सोचिए कि इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य हो सकता है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नोटों का अंबार मिला है, पहाड़ मिला है, और दूसरे तरफ अग्निशमन के हेड जो हैं, प्रमुख जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमारे कर्मचारी को तो वहाँ पर कोई नोट दिखाई ही नहीं दिया, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये इतना स्पष्ट भी नहीं है, इतना साफ भी नहीं है जितना साफ ये दिख रहा है कि उनके घर में इतना पैसा मिल गया, है ना। अब इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या रहस्य है, ये तो पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन हमारे सामने जो चीज़ें आई है उसमें यही चीज़ें कही गई है। और इसके पश्चात जो है दो बहुत ही बड़े सवाल यहाँ पर उभर करके सामने आते हैं जिसको बारीकी से समझना होगा और इस पर आपको चिंतन मनन करना होगा, सोचना होगा। आप सोचिए कि एक सामान्य व्यक्ति, हमारे आपकी तरह व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी, उसके घर पर अगर 10 लाख 20 लाख भी रुपया मिल जाता है तो भारत सरकार के जो लोग हैं वो दौड़े दौड़े उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिन पहले जो भूपेश बघेल हैं उनके घर पर ईडी वालों ने छापा मारा था, इनकम टैक्स वाले ये सब गए थे और संभवतः 36 लाख रुपया उनके घर से मिला था। और पूरा मतलब इस तरीके से इसको चलाया गया था न्यूज़ चैनल्स में या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि उनके घर इतने नोट मिले हैं कि नोट गिनने की मशीन वहाँ पर ले करके जाई गई। बाकायदा उसका वीडियो भी लोगों ने शेयर किया था। तो जब 36 लाख पर ये हो सकता है तो इस व्यक्ति के, यशवंत वर्मा के घर में जब 15 करोड़ या पता नहीं 25 करोड़ कितने करोड़ों में नोट मिले हैं, तो क्या एक भी भारत सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी के लोग हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या यशवंत वर्मा के दरवाजे पर ये लोग गए पूछताछ करने के लिए? अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए, क्या कारण है कि ये लोग नहीं गए? और दूसरा जो सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इनको वापस हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं एक तरीके से, अगर भाजपा की भाषा बोलें तो हम, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया? नहीं दिया है अभी तक। तो क्यों नहीं दिया? ये जो मामला है ये सीधे तौर पर न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मामला है और एक जस्टिस जो है, एक न्यायाधीश जो है वो इस मामला में संलिप्त है। तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि न्यायपालिका कहते हैं ना कि ये न्याय का मंदिर है ना। और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सब मिल करके इस देश को, इस लोकतंत्र को चलाते हैं। हम सब ये बात भली भांति जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इस देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं, धाराशायी हो चुकी हैं, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाएं हों या फिर संवैधानिक संस्थाएं हों। और हर संस्था जो है वो सत्ता के राजनीतिक दबाव में आकर के काम कर रही है। कितने सारे जो न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कितने सारे लोग ये बयान देते हैं कि हम तो ऊपर वाले के आदेश के अनुसार राम मंदिर पर अपना डिसीजन सुनाया है मैंने। तो जब इस तरीके की चीज़ें इस देश में चल रही है तो सोच सकते हैं आप कि न्यायपालिका के ऊपर, जब कहते हैं कि इंसान को कहीं से कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वो न्याय के गुहार में न्यायपालिका का रुख लेता है कि चलो ये न्याय का मंदिर है, यहाँ पर तो हमको न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन जब वही न्यायपालिका इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, जब उसी न्यायपालिका के अंदर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, तो फिर लोगों का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर कैसे बना रह सकेगा? और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर बनाए रखें। और इस तरीके के जो घटनाएं निकल करके बाहर आ रही हैं, ये इस देश के लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय है, सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस देश में
हो क्या रहा है, किस चीज़ के ऊपर आदमी भरोसा करे। इधर चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल हो रहे हैं उसके कार्य प्रणाली को लेकर के, इधर न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर आप किस संस्था के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, किस संस्था के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो कि हर हिंदुस्तानी को सजग होकर के, जागरूक होकर के सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए आपको कि आपका ध्यान भटकाने के लिए कि आप इन सब चीज़ों के बारे में न सोचें, इसके लिए ही आपको कभी औरंगजेब के कब्र में उलझा दिया जाता है तो कभी किसी और चीज़ में उलझा दिया जाता है। सोचिएगा ज़रूर इस चीज़ के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।